हेलो दोस्तों। चोरू का गुलाम। मेरे भैया रवि का फ़ोन रात के 11 बजे आया। विशाखा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तू जल्दी से आ जा। आनन फानन में तत्काल में रिजर्वेशन कराकर मायके पहुंची। ऑटो से उतरकर जैसे ही घर में गई, उजाला भाभी ने कहा, दीदी आप पहले पापा जी को पानी पिलाओ। कल रात से उन्होंने एक घूंट पानी नहीं पिया है। एक ही बात संकेतों में बोल रहे थे कि विशाखा आ रही है, उसी के हाथ से पानी पीऊंगा। भाभी ने गंगा जल मिलाकर कटोरी में थोड़ा सा पानी लाकर दिया। मैंने चम्मच से पापा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पापा धीरे धीरे थोड़ा इशारों में बोले, बेटा अब तू आ गई है, मैं तेरी ही राह देख रहा था। अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था, लेकिन कैसे भी अपने आप पर काबू किया। दूसरे दिन सुबह ही पापा हम सबको छोड़कर चले गए। 12 दिन तो लगातार रिश्तेदारों का आना जाना शुरू था। इतने लोगों के बीच रहकर भी मुझे बार बार एक ही बात खाए जा रही थी कि अब मम्मी का क्या होगा। पापा के बिना मम्मी कैसे रहेंगी, क्योंकि 24 घंटे दोनों साथ में ही रहते थे। क्या भाई भाभी मम्मी से अच्छे से बर्ताव करेंगे? सब ईश्वर भरोसे छोड़कर मन को तसल्ली दे देती थी कि सब अच्छा ही होगा। वैसे भी अपना समाज अभी उतना उदारवादी नहीं हुआ कि एक माँ बेटी के यहाँ आकर रहे। मम्मी खुद भी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होती। बेटा चाहे जैसे भी रहेंगी तो खुद अपने घर में ही। वापसी के पहले दिन मम्मी ने भैया से कहा, पापा की संपत्ति में से उनकी निशानी के तौर पर विशाखा को कुछ दे दे। वैसे भी आजकल विशाखा की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तेरे पापा ने भी कहा था कि हम विशाखा की कुछ मदद कर देंगे, लेकिन वे कुछ कर पाते इसके पहले ही मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में एवं बहुत धूमधाम से शादी की, और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, विशाखा ठीक कह रही है। इसकी शादी में पापा ने दिल खोल कर पैसा खर्च किया था। और वैसे भी कानूनन जो लड़कियां मायके से अपना हिस्सा लेती हैं, उनका संबंध मायके से ख़त्म हो जाता है। मुझे एवं मम्मी को दोनों को ही भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने मम्मी की ओर देखकर इशारों में कहा, ये सब भाभी का ही सिखाया हुआ होगा। जोरू के गुलाम जो ठहरे, क्योंकि मेरे भैया तो पहले ऐसे ना थे। वे तो मुझ पर जान लुटाते थे। इतने में ही भाभी, जो इतनी देर से चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक बोल उठी, आपकी बात 16 आने सही है जी। जो लड़कियां मायके की संपत्ति से अपना हिस्सा लेती हैं, उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। भाभी से ऐसा सुनकर मैं और मम्मी फिर से एक दूसरे को देखने लगे कि देखा, ये सब इसी का सिखाया हुआ था। लेकिन इसके बाद भाभी ने जो कुछ भी बोला वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी बोली, आपने कहा कि दीदी की शादी में पापा ने बहुत पैसा लगाया था, तो क्या हमारी शादी में पैसा नहीं लगा? क्या हमारी शादी में पापा ने किसी तरह की कोई कंजूसी की थी? नहीं ना। मम्मी जी ने एक बार मुझे बताया था कि जितना सोना उन्होंने दीदी को दिया था, उतना ही सोना उन्होंने मुझे भी दिया था। रही बात अन्य सामानों की, तो अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर दीदी से कुछ ज़्यादा ही खर्चा किया है। मतलब ये कि पापा जी ने बेटा और बेटी दोनों पर बराबर खर्चा किया है। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अब दीदी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है? आप पापा जी इतनी जायदाद छोड़कर गए हैं और दीदी के हालात फिलहाल कमज़ोर हैं,
तो ऐसे में हमें उन्हें कुछ देना ही चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने पापा जी की अंगूठियाँ और चेन आदि लॉकर में रखते वक्त क्या कहा था? यही कहा था ना कि ये मेरे पापा की निशानी है, इन्हें किसी भी स्थिति में मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। हाँ, कहा था। तो फिर क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास तो पापा जी के निशानी के रूप में उनके द्वारा बनाया हुआ इतना बड़ा मकान है। उन्हीं के मेहनत से आज अपनी कपड़े की दुकान पूरे शहर में नंबर 1 पर है। बैंक में इतना बैलेंस है। दीदी भी पापा जी की बेटी हैं, लेकिन दीदी के पास पापा जी की निशानी के रूप में क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी के प्यार पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार दीदी का भी है? मैं और मम्मी दोनों भाभी को देखते ही रह गए। भाभी कितना बड़ा कड़वा सच बोल गई। ये सब बातें जानता तो हर कोई है, लेकिन कोई भी भाई भाभी जानते समझते हुए भी इस बात की ओर से अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर लेते हैं। हम ही क्यों, भैया को भी भाभी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। भैया ने भाभी से कहा, उजाला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो सामान्यतः समाज से जो कुछ भी सुनता आ रहा हूँ वो ही दोहरा दिया। मैंने इस बारे में इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं। सच में मेरे पास तो पापा की निशानी के रूप में मकान और दुकान सब कुछ है, लेकिन विशाखा के पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसको पापा की अंगूठियाँ और चेन दे देता हूँ। मैं सोचने लगी कि क्यों हम सब लोग भाई के किसी भी गलत बयान के लिए या गलत निर्णय के लिए भाभी को ही दोषी मानते हैं। भाई को जोरू का गुलाम कहते हैं। हर वक्त भाभी ही कसूरवार नहीं होती, भाई भी कसूरवार हो सकता है। आज मायके से वापस आते वक्त मैं बिल्कुल निश्चिंत थी कि मेरी माँ के जीवन के खालीपन को भरने के लिए उनके पास उनकी बहू उजाला है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।